हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वॉल्यूम थर्ड का हम लोग सेट का डिस्कशन कर रहे हैं जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है। उनके जितने भी मैथ का क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वॉल्यूम में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम लोग इस बुक का सेट फाइव में जितने भी मैथ है उन सभी मैथ का डिस्कशन करेंगे। पिछले 4 सेट का मैं डिस्कशन आप लोग प्रोवाइड कर चुका हूं। इसी के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास को डाल दिया गया है, त्रिकोणमिति के लेक्चर फर्स्ट को डाला गया है। इसी तरह से हर चैप्टर को चैप्टर वाइज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अगर वार्षिक तौर पर होती है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कभी छमाही कभी तिमाही का होता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में कर रहा है वार्षिक तौर पर होती है तो एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 1700 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? ब्याज के दर को ज्ञात करना है। तो देखिए, एक तो इसको बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो देखिए, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। बहुत लोग बोल देता है कि जो बड़ा वाला है उसको ऊपर, जो छोटा वाला है नीचे, यानी 1700 बाई 1600 माइनस 1 इक्वल टू R बाई 100 करके आप बना सकते हैं। ट्रिक बता देता है, लेकिन आखिर आता कैसे है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इस फॉर्मूला के आधार पर नहीं, हमको पढ़ना है उस तरह से आखिर यह आता कहां से है। तो देखिए, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करें। इसको पर मिटा दीजिए। देखिए, P इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 इंटू टी होता है। कह रहा है कि 2 वर्ष में 1600, यानी अमाउंट जो है 1600 हो जाता है। प्रिंसिपल P ही मानते हैं 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2। यह इतना बड़ा आप बनाइएगा नहीं, आप माइंड में कैलकुलेशन कर लिए, आपको हम बनाने के लिए बता रहे हैं। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 1700 अमाउंट हो जाता है जब P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T जब थर्ड होता है। आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में अगर इक्वेशन सेकेंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को भाग दे देते हैं तो P हमारा कट जाएगा। रेट जो आ रहा है इक्वेशन में बच रहा है, जिससे हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 में 1 से भाग देंगे तो हम क्या पाएंगे? 1700 बटा 1600। P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस R बाई 100 के पावर 3 में से आप जानते हैं पावर A के पावर अगर 5 है और B के पावर A के पावर थर्ड है, तो यानी भागा है तो पावर घट जाता है। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी पावर 1 बचेगा। और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसको 00 से 00, यानी 17 बटा 16 माइनस 1, यानी यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू R बाई 100 हो जाएगा। R बाई 100 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा इसको काटिए, 1 मिनट। जो यहाँ पे अभी काटिएगा मत। यहाँ पे 1700 1600 इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 हो गया। अब यह पावर 1 है तो 1 के कोई वैल्यू नहीं है। इधर 1 ला करके अगर हम घटा दे रहे हैं तो 1700 बटा 1600 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 100 बटा 1600 हो जाएगा। 100 बटा 1600 इक्वल टू R बाई 100। 00 से 00 कट जाएगा, यानी 100 बाई, वैसे भी करते तो आ जाता है 100 बाई 16। इसका वैल्यू अगर आप भाग करके निकालिए तो 16 छके 96 बचेगा 4 16 दूनी 32, यानी 6.25 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? तो आपको कई बार बताया गया है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी वह संख्या 100% है और इसका 25%, 100% और
100 का 25% अगर आप निकालिए, जब आपको फ्रैक्शन बताएंगे तो 25 ही हो जाएगा। इसका अंतर यानी 75 का जो वैल्यू दिया है वो हमारा 24 दिया है। तो संख्या यानी 100% का वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो बटा 75 गुणे 100, 25 चौको 100, 25 75, तीनों 8 24, 8 चौको 32, हमारा आंसर हो गया 32। या फिर अगर आप सेकेंड मेथड से ऐसे बना सकते थे, आप इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कोई भी संख्या का मतलब होता है एक, 100% का मतलब होता है एक, संख्या 1 हो गया, उसका 25% यानी एक का 25% हमारा कितना होता है 1/4, इसका 1/4 का अंतर हमारा दिया है 24, यानी 3/4 का वैल्यू दे दिया है हमारा 24। तो 1 का वैल्यू पूछा है तो 3 8 24, 8 चौको 32, यहाँ से भी बना सकते थे। आप 100 मान के बनाइए, फ्रैक्शन बना के बनाइए, क्वेश्चन इजी है, कैसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको और ऊपर कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार जो है 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज, शायद ये समकोण टाइप से दिख रहा है लेकिन आप इतना जानिए, ऐसा त्रिभुज जिसके दो जो भुजा है बराबर है। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु त्रिभुज के जो समान भुजा होते हैं उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए। तो इसका आधार 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर, जब यह 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहाँ जो आधार है इससे यह शीर्ष का जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार को शीर्षलंब से मिलाता है वह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी यह 4 और 4 के रेशियो में विभाजित करेगा, और यह लंब परपेंडिकुलर होता है, इस पर लंब भी डालता है। दो कंडीशन, समबाहु और समद्विबाहु, दोनों यही सेंस देता है। अगर कोई समबाहु त्रिभुज भी होगा, उससे जो शीर्ष से उसके सामने भुजा को अगर दो समान भागों में बांटेंगे तो यह इस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं या त्रिकोणमिति में भी पढ़े हैं, या फिर पाइथागोरस के प्रमेय से यह हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके लिए यह हमारा बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कोण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो 16 यहाँ से निकाल दीजिएगा, तो अगर यह h है तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण के स्क्वायर यानी 25 माइनस आधार के स्क्वायर 16 यानी 9, 9 के रूट में अंदर आया था, रूट के अंदर आया था 3 निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौने प्रत्येक को 990 रुपए में बेचा है। पहला खिलौना पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे खिलौना पर उसको 10% की हानि हुआ, तो कुल हानि या लाभ की गणना करना है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु पर एक बार 5% के लाभ हो, सेकेंड बार 5% के हानि हो, या फर्स्ट बार 10% के लाभ हो, थर्ड और सेकेंड बार 15% के हानि हो, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है तो उसको एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे तो उसको डिटेल चर्चा करेंगे आता कहां से है, लेकिन एक फॉर्मूला अभी आप याद कीजिए, a + b + ab/100 फॉर्मूला होता है। लाभ के कंडीशन में जो हमारा साइन होता है पॉजिटिव होता है, और हानि के कंडीशन में जो हमारा साइन होता है निगेटिव होता है। निगेटिव आंसर आ रहा है यानी हानि हो रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है यानी लाभ हो रहा है। जहां लाभ होगा वहां पे प्लस मानेंगे, जहां हानि होगा वहां पे माइनस मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक लाइन में कैसे बनाते हैं। 10% के लाभ होता है, पहले 10% लाभ हुआ, फिर 10% की हानि होता है -10%, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 × 10/100। तो यहाँ से देख रहे हैं प्लस 10 -10 कट जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा, यानी -1 आया। इसका मतलब होगा कि 1% के इस दुकानदार को हानि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था। आइए, सॉरी, इसको और ऊपर किया जाए, थोड़ा मिनिमाइज कर ले रहे हैं क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए, राजेश एक खेल में पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, और खेल के दूसरे दौर में वह अपने बची हुई राशि के धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपने बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो वह मूल धनराशि
का कितना हिस्सा उसके पास बच गया उसको निकालना है। तो जब देखिए, जब भी फ्रैक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, 1/3 खर्चा कर दिया, बचे हुए राशि का 3/5 खर्चा कर दिया, फिर बचे हुए राशि का 4/7 खर्चा कर दिया, तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन में रखिएगा वैल्यू, तो थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इससे बचने के लिए हम नीचे वाला जितना वैल्यू होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू हमारा उतना ही है, टोटल इसका धनराशि 3, 5 और 7 का एलसीएम 105 होता है। 7 × 5 = 35, 105 होता है। तो मानते हैं उसका टोटल धनराशि 105% था, 105 रुपया था। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 1/3 हिस्सा हार गया, तो आप यहां से आराम से 1/3 35 निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है शेष बची हुई राशि का 3/5 हिस्सा हार गया। तो जब आप जानते हैं कि 105 टोटल था, उसमें से 35 हार गया, तो सेकेंड कंडीशन में उसको कितना बचा है, तो इसमें से घटा करके जो आएगा वही लिख देंगे। तो 07 70 बच गया। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 3/5 हिस्सा हार गया, यानी 3/5 हिस्सा इसका हार गया, यानी 14/42 हार गया, 14/42 हार गया। तो 42 हार गया तो इसके पास बचा कितना है, 42 हार गया तो बचा कितना है। थर्ड कंडीशन के लिए इसके पास कितना बचेगा, थर्ड कंडीशन, तो 42 8 50 20 70 28 बचा। और थर्ड कंडीशन में कह रहा है वो अपने हिस्से का 4/7 हार गया, यानी 28 में से भी 16 हार गया, तो लास्ट में कितना बचा, 16 12 28, यानी उसके पास टोटल 105 में 12 यूनिट वह मात्र बचाया। तो कितना हिस्सा बचा पाया, तो 12 बचा है। टोटल कितना में था, 105 में। तब 4 3 से काटिएगा, 3 चौको 12, 3 35 से 105, यानी 4/35 जो है हमारा आंसर है। 4/35 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन इजी था, फ्रैक्शन में लेते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन बढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ज्योमेट्री से है। बहुत लोग को ज्योमेट्री से थोड़ा डर लगता है, लेकिन ज्योमेट्री से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, आप फिगर को देख रहे हैं। इस फिगर में कह रहा है कि जो कोण है, कोण BAC, कोण BAC 30 डिग्री है, ABC 50 डिग्री है, यह हमारा 30 डिग्री दे दिया है, यह हमारा 50 डिग्री दे दिया है। और फिर कह रहा है CDE 25 डिग्री, CDE यह हमारा 25 डिग्री दे दिया है। तो हमको पूछ रहा है AED, जो AED यह बाह्य कोण है, इसको निकालना है। तो आपको यह फॉर्मूला जानना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी, पहले अगर हम ABC पर गौर करते हैं तो इसी टाइप से समथिंग समथिंग है। किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अगर थीटा है, अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा यहाँ पे होगा। तो वही कंडीशन ABC में जो देख रहे हैं, ABC जैसे आपको कर्सर दिख रहा है, ABC में यह एक त्रिभुज है, इसके लिए यह बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होगा, यानी जो ये मेरा कोण होगा, ये जो मेरा कोण होगा 80 डिग्री होगा। देख लिए, यह कोण मेरा 80 डिग्री हो गया, यह हो गया 25 डिग्री। ठीक, अगर हम ACD जैसे कर्सर आप देख रहे हैं, जो हम नीला कर रहा हूं, इसमें अगर देखा जाए तो ये भी एक त्रिभुज का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो है AED जो है वह बाह्य कोण बना रहा है, एक बाह्य कोण बना रहा है। तो 8 और 2 10, यानी 105 डिग्री है यह इसके बाह्य कोण। बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए। ज्योमेट्री जो होता है, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो आराम से ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें है कि DI है, 4 गो महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ से दर्शाया गया है। तो उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात। तो देखिए घरेलू खर्च का तो अनुपात दे दिया है, औसत भी दे दिया है, केवल उच्चतम और न्यूनतम जो खर्च है उसका रेशियो मालूम कर लेना है। तो उच्चतम हमारा कितना है, 1,20,000 है, 1,20,000 है। और न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कितना है,
1,10,000 है, 1,10,000 है, 40 से 40 कट जाएगा, 12:11 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल करना है, इक्वेशन है, आराम से हल कर सकते हैं। सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, आप जान रहे इसी में। तो यहाँ से हो गया 4 हमारा हो गया, यहाँ से हो गया 6, यानी अगर मैं इसको पहले सॉल्व कराऊं तो 6 माइनस 4 प्लस 3, यानी 6 3 9 में से 5 गया 4, 6 3 9 में से 4 गया 5, सॉरी 5। इसका मान है, इसका वैल्यू हमारा हो गया 5। नेक्स्ट हम इसमें अगर देखते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद से 19 से भाग देंगे। तो 8 7 56 1 57, तो 19 3 57, यहाँ से निकल गया 3। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें तो देखिए दो को पहले स्मॉल ब्रैकेट है, दोनों में अलग अलग गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर 9 चौको 36 है, 36 में से 17 घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9, और 2 में से गया 1, यानी 19, माइनस 19 यहाँ से आया, माइनस 19, यानी इसका वैल्यू हो गया माइनस 19, इसका वैल्यू माइनस 19 हो गया। और इसका वैल्यू देखिए 5 3 8 में से 4 गया 4, 5 3 8 में से 4 गया तो 4, तो 19 चौको इसमें प्लस में, हाँ प्लस है, तो 4 और माइनस 19 तो माइनस 15, यानी इसका वैल्यू माइनस 15 आया, इसका वैल्यू 3 आया, तो माइनस 45, तो माइनस 45 और प्लस 5 यहाँ से प्लस 5 है, तो हमारा कितना माइनस 40 आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते थे इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन देखने का निश्चित मिल रहा है, तो थोड़ा अपना कैलकुलेशन पर पकड़ बना करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिमेय और संख्या में व्यक्त करना है। तो रेकरिंग आप पढ़े होइएगा, सब कुछ जानते होइएगा, जो नहीं जानते होइएगा रेकरिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, जिसमें रेकरिंग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसका मतलब है 23 23 23, यानी दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3 हमारा जो है कंटिन्यूअस कर रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 3 के पावर रेकरिंग। तब रेकरिंग के खत्म करने का मेथड होता है, जो ऊपर लिखा गया है ऊपर लिख दिया जाए, जो दशमलव के इधर है घटा दिए, तो दशमलव के इधर 0 है, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9 दिया जाए, तो 99, यानी 23 में से 0 घटेगा 23, तो 23/99 हमारा आंसर हो जाएगा, 23/99। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्मॉल कर ले रहा हूं। परमेश पुरुषोत्तम है और अंजलि क्या है, एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलना शुरू किया है। तो 2.5 घंटे में दोनों एक दूसरे से कितना दूर होंगे। तो हम आपको बता दें, अगर कोई दो व्यक्ति है एक स्थान पर, अगर विपरीत दिशा में चलना शुरू करें तो दोनों का स्पीड जुट जाता है। या कोई रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा है, दो दूरी पर है, अगर वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में यानी ऐसे आना शुरू करे तो स्पीड जुड़ जाएगा। अब आप ही एज्यूम कीजिए यहाँ पे है, अगर यह 4 के स्पीड से जा रहा है या 3 के स्पीड से जा रहा है, तो दोनों जोड़ के जितना दूरी होगा उतना दूर भागेगा। तो इसीलिए दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में दोनों अपने अपने विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा 30 और 3 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना देर तक चल रहा है 2.5 घंटे, यानी 5/2। यहां से भी हमारा निकल गया 10, 5 दूनी 10, यानी 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 बटे 32, यानी 8.75 समथिंग हो जाएगा। कुछ गलती हो रहा है ना, 83 हो जाएगा, 83.75 हो जाएगा। देखिए 335 है, 335/4 कीजिएगा तो 8 चौको 32, 320 के आसपास हो जाएगा। और यही हमारा एक ऑप्शन है, ऑप्शन से टोटल कैलकुलेशन करके भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करना है। जो खंबा है उसमें सबसे लंबा खंबा की लंबाई ज्ञात करना है, जिसे
इतना 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 बीमारी वाले कमरे में रखा जा सकता है। हम आपको पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी वर्गाकार घनाकार घनाकार अगर एरिया हो उसमें सबसे लंबा चीज को रखना होगा तो उसका विकर्ण निकाल देंगे। तो घनाभ का विकर्ण रूट अंडर LBH होता है। यानी अगर यह कमरा है, इसमें सबसे लंबा चीज को हमको रखना है तो इसके विकर्ण के अनुरूप रखेंगे। और घनाभ के आकार के कमरा जो होता है, बीमा वाले कमरे में रखा जाता है, कमरा जो होता है हमारा क्या होता है, कमरा जो होता है घनाभ के आकार के होता है। तो घनाभ का विकर्ण हम निकाल देंगे। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, आपको उस समय भी बताया था, शायद वो घनाभे पर था, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर यानी 900 प्लस 225 प्लस 100 यानी 9 1 10 1225। 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 35 का होता है। आपको 35 का 25 का 15 का निकालने के लिए भी बताएंगे, इसका स्क्वायर करके लिख दिया जाता है और जो आगे वाला संख्या है उसमें एक जोड़ करके गुणा कर देता है, यानी 4 3 12 1225। अगर 45 का निकालना होगा तो 25 अब 5 4 में एक और जोड़ करके 5 से मल्टीपल कर देंगे, 5 को 20 यानी 2025। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 1225 जो है हमारा, इसका स्क्वायर रूट हमारा 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर कर दिया जाए। देखिए, दो को पासा है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है तो उस पर अंकित संख्याओं का योग, जो उस पर अंकित संख्या है उसका योग जो है 12 होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले पासा से रिलेटेड हम जो प्रायिकता है जानेंगे, कितना संभावना है। तो एक पासा में कितना सतह होता है, 6 होता है, ऊपर 1 होता है, ऊपर 2 होता है, ऊपर 3 होता है। जब 2 बार फेंकेंगे तो मल्टीपल हो जाता है। तो संभावनाओं की संख्या कितना है, संभावना हो गया 6 गुणे संभावना इक्वल टू 6 × 6 इक्वल टू 36। संभावना 36 आ गया। अब देखिए, दो को का योग 12 कब हो सकता है, जब दोनों पर 6 हो, क्योंकि 7 5 भी 12 होता है, 7 5 भी 12 होता है। लेकिन क्या ऐसा कोई पासा है जिस पर 7 अंकित हो, नहीं होता है, मैक्सिमम 6 ही होता है। तो 6 उसके साथ 1 2 3 4 कोई आएगा तो उसका कोई संभावना नहीं है, 12 योग नहीं देगा। तो एक ही कंडीशन है, जब दोनों में 6 है तो उस पर एक ही कंडीशन है, जब दोनों में 6 है तो वह एक कंडीशन, यानी आने वाली संभावना 36 है लेकिन आने वाली कंडीशन 1 है, तो 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई पदक तालिका में, थोड़ा स्मॉल कर दे रहे हैं, दी गई पदक तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव में एक्स में 18 से 30 वर्ष के आयु के लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों की, अनौपचारिक शिक्षार्थियों की, यानी फॉर्मल जो है फॉर्मल लर्नर और इनफॉर्मल लर्नर, और उसके साथ से इलिटरेट संख्याओं को दर्शाया गया है। तो औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों और जो इलिटरेट है, तीनों का रेशियो बताना है। तो देखिए, आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें बॉयज गर्ल, फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें बॉयज गर्ल और इलिटरेट बॉय गर्ल। तो कह रहा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में कितने बॉय गर्ल है, इनफॉर्मल और फॉर्मल में कितने बॉय गर्ल है, माने फॉर्मल में कितने बॉय गर्ल है, इनफॉर्मल में कितने बॉय गर्ल है, और जो इलिटरेट है उसमें कितने करना है। यानी इसको दोनों को जोड़ देना है, इसको दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ देना है, उसी का रेशियो निकाल देना है। क्वेश्चन एकदम इजी है। तो 1 और 8 91, 1 91, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 7 6 13 14 143, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 16 14 30 और 1 31 312। तो आप इसको किससे काट सकते हैं, 13 से काट सकते हैं, 13 से 91, 13 11। तो हम देख रहे हैं दो ही कंडीशन में जो है 7 11 है, इसे भी मार सकते हैं। इसमें भी अगर हम काटेंगे 13 से तो 13 दूनी 26 और 13 चौको 52 24, यानी 7 11 और 24 जो है वही हमारा रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था। एक बात देखा जा रहा है, एनटीपीसी में जो इतना भी शिफ्ट मैथ का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन इजी पूछा गया। इसी तरह CBT 2 में भी क्वेश्चन का लेवल नीचे ही रहेगा, हो सकता है कुछ
मोड़ करके क्वेश्चन दे, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में आज वीडियो देखे हैं, त्रिकोणमिति में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, उस तरह से अगर आप लोग को भी अगर त्रिकोणमिति वगैरह में दिक्कत होता है तो मेरे पार्टिकुलर वीडियो पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी उसमें त्रिकोणमिति का क्लास चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी बता चुके हैं। इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन से कैसे बनाया जा सकता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर वह इससे विभाजित हो, यानी जो भी संख्या दिया है इससे विभाजित नहीं है, अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो वह संख्या इससे विभाजित हो जाएगा। पहला कंडीशन हम देखते हैं, इसको मेथड से कैसे बनाते हैं। तो 27, 35, 25, 21, 27, 35, 25 और 21 इसका एलसीएम निकाल लिया जाता है। एलसीएम निकालने के बाद ऐसे करके आप अलग अलग निकाल सकते हैं या फिर जो फैक्टराइज मेथड है वैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के बाद 4725 एलसीएम आएगा और उसमें 4725 तो टोटल भाग लग जाएगा, लेकिन अगर इसमें से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 4722 एक ऐसा संख्या है जो 3 जोड़ने पर उस टोटल भाग दे देगा। लेकिन हमको एलसीएम निकाल के इससे बनाने में अगर समय ज्यादा लग रहा है तो हम ऑप्शन से आपको एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि जो ऑप्शन से एलसीएम एचसीएफ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है टोटल संख्याओं के जो फैक्टर है उसका मल्टीपल। तो इसमें आप देख रहे हैं 5 है, इसमें 5 है, यानी जो भी हमारा संख्या आएगा 5 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यह तो जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है लास्ट में, यह 8 आ रहा है लास्ट में, तो क्या 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। यह 10 यानी 0 आ रहा है, हो सकता है। यह 8 3 11 आ रहा है, नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 9 3 27, एक हम अंक देख रहे हैं 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर इसको देख रहे हैं तो 320 हो जाएगा। 320 जो 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। तो दोनों कंडीशन में ऑप्शन से भी बना सकते हैं और आप एलसीएम निकाल कर भी बना सकते हैं। इन सबों का एलसीएम होगा 4725, सॉरी 4725, 4725 टोटल भाग हो जाएगा। लेकिन ऐसा संख्या पूछ रहा है जिसमें से 3 जोड़ा जाए तब विभाजित हो, तो उसमें से 3 घटा करके लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार मेले में पहला दिन 84,500 लोग हैं और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए कह रहे कि इतना लोग यानी टोटल 84,500 लोग 100% है, लेकिन घट करके कितना हो गया, 16,900 हो गए। तो कितना घटा, तो घटा या बढ़ा जिससे तुलना किया जाता है, जो इनिशियल रहता है उससे तुलना किया जाता है। तो पहले कितना संख्या में कितना घटा, तो 0 0, इसको घटा करके देखेंगे। 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 1 गया 6। 67,600 जो है हमारा क्या हो गया, टोटल कमी आया। किसमें कमी आया, तो 84,500 में, 84,500 में। तो यह कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल देंगे। तो इसको कट कीजिएगा। तो देखिए 5 से कीजिएगा तो 5 20 है, और इसको 5 से कीजिएगा 5 5 5 से 30, 5 9 45, 169। या 13 से भाग हो जाएगा, 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 40 दूनी 80, यानी 80% जो है कमी देखा गया। 80% कमी देखा गया। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके बना सकते थे। किसी भी चीज से जिससे तुलना किया जाता है उसको हरदम नीचे लिखा जाता है, जिसको तुलना किया जाता है उसको नीचे, यानी जो इनिशियल होता है नीचे, जो कमी अधिक हुआ ऊपर। इससे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी संख्या इसमें व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सभी को जोड़ देंगे। 3 1 4 7 4 11 11 9 20, 3 1 4 4 7 11 11 9 20 20 11 20 यहाँ से और यहाँ से 24 24 20 44। 44 में कौन ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने गए तो पूर्ण वर्ग होगा। 44 के आसपास में 49 एक पूर्ण वर्ग है,
तो 44 में क्या जोड़ेंगे तो 49 होगा, तो 5 49 होगा, जो 7 का वर्गमूल है, माने 7 का वर्ग है, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, यानी 49 रहेगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, कैलकुलेशन है, थोड़ा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे फायदा नहीं है, कैलकुलेशन सीखने तो आया नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो आज हम प्रयास करेंगे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं, यदि माध्य 40 हो, मानक विचरण 5 हो, तब विचरण गुणांक ज्ञात करना है। विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, आप याद कर लीजिएगा, विचरण गुणांक जो होता है, गुणांक विचलन बटा माध्य गुणा 100। जैसे लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना, इसलिए विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक, यानी विचरण ऊपर रहेगा, माध्य बटा 100। बस आराम से इसमें रख लीजिए, 5/40 इंटू 100, 5/40 और 12/96, 12.5%, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया ही है, हल्का सा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा करके भी देख ले रहे हैं। कह रहा है कि दिए गई पाई चार्ट में 5 वर्ष के अवधि के दौरान, पहले क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिए गए पाई चार्ट में 5 वर्ष के अवधि के दौरान जो है, दो बैंक ए और बी में जमा किए गए ब्याज दरों को प्रदर्शित करता है। यानी ए में पहला वर्ष 8% मिल रहा है, दूसरा वर्ष लगभग 9.9 है, 9% है। वैसा ही पहला वर्ष यहाँ पे 7% के आसपास है, दूसरा वर्ष इतना है, इतना है, इस तरह से हमारा दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि बैंक ए की बजाय बैंक 3 में जमा करता है, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाले ब्याज राशि का अंतर, वर्ष 3 में अगर ब्याज राशि का कितना परसेंट का अंतर है, पहले हम निकाल लेंगे, तो अंतर आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो देखिए 3 में ए वो कितना है, 10% है, और एक कितना है, 8 से कुछ ज्यादा है, यानी मान लेते हैं 8.25 होगा या 8.5 होगा, लगभग 8.5 ही मान लीजिए इसको, यानी इसको स्पष्ट दिया हुआ नहीं है, तो 2-5 में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, 8.5 मान करके बनाते हैं। वैसे ऑप्शन भी दूर दूर है, 0.25 से कुछ ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है, तो 8.5 मानते हैं, तो 1.5% का अंतर हुआ। कितना हमारा अंतर हुआ, 1.5% का अंतर हुआ। तो अब 1.5% का अगर अंतर हुआ, तो 23 लाख का 1.5%, तो 23 लाख का 3/2%, आराम से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा और इधर कर लिया जाए, 3/2, एक और जीरो रहेगा, जीरो से भी हमारा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है। 00 से 00 2 50, यानी 15 में 23 से मल्टीपल, 15 तो 45 की 5, 15 30 4 34, यानी 34,500 जो है हमारा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उसका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा उसको ऊपर कर लीजिए, दो को संख्या है, उसका योगफल 20 है, अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। आप इसको ए बी मान करके तुरंत बना लीजिए। मान लीजिए ए प्लस बी है, जो हमारा कितना है 20 दिया है, ए माइनस बी हमारा कितना दिया है 2.5 दिया है, तो इससे 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5, 2a 22.5, तो ए हमारा कितना होगा 11.25 हो जाएगा। जब ए 11.25 हो जाएगा, तब बी 20 में से 11.25 घटा देंगे, तो 0.75 और 8, यानी 8.25, यानी इन दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो रेशियो का मतलब होता है उसको भाग दे दीजिए, तो 00 के बाद दशमलव यहाँ भी है, कट जाएगा, 25 से डायरेक्ट भाग देंगे, तो 8 से 32 3 35 यहाँ से हो जाएगा, और इसको देंगे तो 11 से 44 1 45, और फिर 5 से कट जाएगा, तो 9:7 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्योंकि क्यों जल्दी कर दिए, क्योंकि 25 चौको 100 होता है, तो 8 चौको 32 यहाँ से हो जाए, 25 या 75, 32 3 35 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से आप भी थोड़ा कुछ कैलकुलेशन जो है 25 पर मल्टीपल हो या कुछ क्वेश्चन आता है, बनाते बनाते आपका भी एक्सपीरियंस बन जाएगा कैसे कैलकुलेशन तेजी में किया जाता है। दिए गए आरेख में पहले 3 वर्ष में बिक्रीकारों की कुल संख्या का अंतर, पहले 3 वर्ष में, देखिए क्वेश्चन कुछ मिसिंग है। कह रहा है कि दिए गए वर्ष में पहले 3 वर्ष में बिक्रीकारों की कुल संख्या में अंतर, तो पहले 3 वर्ष में तो अंतर आप निकाल नहीं सकते हैं, परसेंटेज अंतर तो कुछ कह नहीं रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन होना चाहिए पहले 3 वर्ष में बिक्रीकारों का अंतर जो योग है, और अंतिम 3 वर्ष में जो बिक्रीकारों का योग है उसका अंतर हमको बताना है, उसका अंतर हमको बताना है। तो पहले 3 वर्ष में कितना कितना हो गया हमारा, तो 250 और 150, 2.5 1.5 4 1 500, यानी 13 14 15 मिला करके 500 कारों का बिक्री हुआ। और अंतिम 3 वर्ष में 3 3 6 650 कारों का बिक्री हुआ, तो इसका अंतर कितना हुआ, तो 150 का अंतर हुआ, तो वही 150 हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोग इसको देख करके डर भी सकते थे, और कुछ लोग इसको आराम से 1 सेकंड में आंसर देकर के निकल गए होंगे। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 179 डिग्री, यानी सब मल्टीपल में है, सब मल्टीपल में है। तो अगर आपके पास विजिबल पावर आ जाएगा त्रिकोणमिति के सेंस में, जब विजिबल पावर आ जाएगा तो आप देखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते एक ऐसा समय आएगा cos 90 डिग्री से मल्टीपल करना होगा, और cos 90 डिग्री के मान होता है 0, यानी 0 में हम किसी भी संख्या से मल्टीपल क्यों नहीं कर दें, वो हमारा आंसर 0 ही देता है, तो आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशीला के पास रोटी बनाने के लिए इतना केजी आटा है। मान लीजिए सुशीला के पास इतना केजी आटा है, यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उससे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए, माने रोटी के लिए जो बनाया जाता है लोइया या जो गोल बोला जाता है, एक पेड़ा बनाने के लिए इतना किलो आटा, यानी 1.1 माने 1.1/8 किलोग्राम आटे की आवश्यकता है, तो कितने आटा वह माने कितने पेड़ा यानी कितना रोटी बना सकती है। तो आप जानते हैं अगर बोला जाए आपके पास 10 केजी आटा है, एक माने रोटी बनाने के लिए 1 केजी आटा की जरूरत है, तो कितने रोटी बनाइएगा, तो 10/1। वैसे आप 1 केजी आटा का एक रोटी बनाने का प्रयास मत कीजिएगा, एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, टोटल में 1 का जितना जरूरत है उससे डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह टोटल आटा में 1 से हमको डिवाइड कर देना है। बस बात यहाँ से है कि फ्रैक्शन में दे दिया है, कैलकुलेशन आपका चेक करना चाहता है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 37/4 डिवाइड किससे हमको करना है 8 8 के मारे 9/8, यह इससे कट जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 72 37 74 74/9 9/72 2, यानी 8 पॉइंट समथिंग समथिंग का जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 ऐसे माने 8 रोटी हम बना सकते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा आटा जो बच जाएगा उससे रोटी हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए x माइनस वाई का क्यूब, y माइनस जेड का क्यूब और z माइनस एक्स का क्यूब का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा बहुत भी मालूम है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। आपको जानना चाहिए या आप जानते भी होंगे। इस कंडीशन में यह होता है, अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इससे विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें देखा जाए x y z में देखा जाए तो y से y कट जाएगा, z से z, x से x, यानी x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू हमारा 0 दिया है, तो इसका q का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 x के जगह पर x माइनस वाई, माने a के जगह पर x माइनस वाई
y माइनस जेड और z माइनस एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देख करके भी बना सकते थे। यह आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी में जितना भी अलजेब्रा और जितना भी त्रिकोणमिति या ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया है। तो हम लोग इसका चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। इसको देखिए, इसको करने के लिए एग्जाम में ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव जब इधर उधर हो जाएगा तो आप गलती कर सकते थे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर आपके पास जो पेज मिले तो सबसे पहले 62.05, अब फिर से उसके बाद 620.25, फिर से आपको पूछ दिया 62.025, फिर से आपको 6.2025, उसके बाद से 0.6225 ऐसे लिख लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 7 7 यहाँ पे देखिए 5 7 7 9, 5 7 7 9, और उसके बाद से 6 2 5 2 7 7 2 9 9 6 15 5 हाथ में 1, और इसको लिख दीजिए 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1, सॉरी 1 यहाँ पे हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि इससे भी आप आंसर दे सकते थे 59.75 ना, सॉरी इसमें दिया है 59.75 59.75, इसको जोड़ ही लेते हैं। तो 2 2 4 4 6 10 1 11 के एक हाथ में ले, फिर से इसको 2 अंक लग के जोड़िएगा तो 6 2 8 8 1 9 91, अभी भी यूनिट डिजिट मिल रहा है। उसके बाद 6 2 8 1 9 6 69 91, सॉरी 6 2 8 8 न होगा 68 91 68 91.59 57.5 59.75। इस तरह से आप आराम से अगर बनाइएगा, इसमें गलती नहीं होगा। नहीं तो थोड़ा भी अगर मिस करने का प्रयास किए, जो थोड़ा भी अगर तेजी कीजिएगा तो गलती होने की संभावना रहता है, इसलिए क्वेश्चन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एगो मशीन का पुर्जा है, धात्विक पुर्जा से बना हुआ है। तो कोई भी पुर्जा है तो इसमें 3 धातु लगाया हुआ है, जिंक मतलब तांबा जिंक और सीसा, तांबा जिंक और सीसा। तो कह रहा है इसके अनुपात में मिश्रण से बना हुआ है, मतलब इसी अनुपात के मिश्रण से बना हुआ है। टोटल भार हमारा 90 केजी है। तो इस पुर्जे का कुल भार यानी जिंक का भार, देखिए इसको कह रहा है कि एगो पुर्जा है, मशीन का कोई बड़ा पुर्जा मान सकते हैं, उसमें तांबा भी है जिंक भी है और सीसा भी है। तांबा भी है जिंक भी है सीसा भी है, जिसका रेशियो हमारा दे दिया है कितना 16:9 दिया है। अगर कह रहा है कि तांबा का जो जिंक है, जिंक सेकंड नंबर पर है, यानी 6 यूनिट के वैल्यू हमारा 90 है। तो कह रहा है कि उस पुर्जे का टोटल भार कितना है। तो ऐसे 6 15 15 से इसको जोड़ करके 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कैसे होता है आइए देखते हैं। कॉपर दिया हुआ है 13, जिंक दिया हुआ है 6, और लेड यानी पीबी दिया हुआ है, सीसा दिया है 1। तो टोटल हमारा कितना हो गया 13 7 20 हो गया। तो कह रहा है कि अगर 6 यूनिट के वैल्यू जो है हमारा 90 दिया है, यानी 15 गुना दिया है, तो टोटल का वैल्यू कितना है। तो टोटल का 15 गुना 15 दूनी 300 300 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन केवल ही देख करके बनाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए 3 आदमी या 6 लड़के या के कंडीशन में दे देता है। तो इसका अर्थ हुआ 3 मैन जो काम करेगा वही काम 6 बॉय मिलकर के करेंगे। 3 मैन जो मिलकर के जितना काम करेगा वही मिलकर के 6 बॉय करेंगे। तो जो वर्क का एफिशिएंसी का रेशियो होगा मैन बाय बॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1। यानी ये दो गो जो है कि मैन का इफिशियंसी 2 होगा तो बॉय का इफिशियंसी 1 होगा, मैन का इफिशियंसी 2 होगा तो बॉय का इफिशियंसी 1 होगा। यानी मैन अगर 2 यूनिट काम करता है तो बॉय हमारा 1 यूनिट ही काम करेगा। तो अगर टोटल वर्क होता है इफिशियंसी यानी मैन गुणे डे होता है, तो मान लेते हैं मैन को ही मान लेते हैं, मैन को ही मान लेते हैं। तो देखिए 3 आदमी 20 दिन में, यानी 3 आदमी 20 दिन में काम करेगा
तो वर्क कितना यूनिट हुआ, 60 यूनिट काम हमको करना है। तो कह रहा है कि 6 आदमी, तो 6 मैन तो रहेगा प्लस 8 लड़के, जब 2 गो मैन, यानी यहां से अगर इफिशियंसी नहीं भी निकालते हैं, अगर आपको देख रहे हैं कि एगो आदमी कितने बॉय के बराबर हो गया, 2 बॉय के बराबर हो गया, यहां से कट जाएगा, यानी एक मैन जो है 2 बॉय के बराबर है। तो 6 गो बॉय कितने मैन के बराबर हो जाएगा, तो गुणा 3 इसमें करेंगे, गुणा 3 यानी 6 गो 8 गो लड़का, सॉरी 8 गो लड़का, तो 8 गो लड़का के मतलब अगर इसमें 4 से मल्टीपल किए हैं, कॉलम का कलर चेंज करते रहे, इसमें अगर 4 से मल्टीपल किए हैं तो इसमें भी 4 से मल्टीपल करेंगे, यानी 4 मैन के बराबर हो जाएगा। तो 6 4 10 आदमी मिल करके कितना दिन में करेगा, तो अगर मैन डे का यह यूनिट है तो मैन से डे यानी 6 दिन। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो इस टाइप से बताएंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो जो पढ़े हुए हैं समझ सकते हैं। मात्र इसमें कुछ नहीं दिया है, एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक बार और इस क्वेश्चन को समझा जाए। जो वर्क होता है मैन इंटू डे होता है, मैन यानी कितना आदमी कितना दिन तक कार्य किया, टोटल वर्क निकल गया। तो 3 आदमी या 6 लड़के, तो लड़के को हटा दीजिए, 3 आदमी या माने होता है अथवा, आदमी नहीं रहे तो 6 गो लड़का काम करेगा तो इतना काम करेगा। तो 3 आदमी 20 दिन में काम करता है। तो वर्क जो होता है हमारा मैन और डे के रेशियो होता है, यानी 60 यूनिट हमको कार्य करना है। कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। कह रहा है कि 3 आदमी या 6 लड़के, यानी 3 मैन जो है 6 बॉय के बराबर है। तो मैन यानी एक मैन जो है 2 गो लड़का के बराबर है, एक मैन 2 लड़का के बराबर है। तो कह रहा है 6 आदमी, तो आदमी से तो हम रेशियो लिए हुए हैं, लड़का को हम नेग्लिजिबल किए हैं, तो लड़का को भी हमको मैन में बदलना होगा। तो जब कह रहा है 2 लड़का एक आदमी के बराबर है, तो 8 लड़का 4 मैन के बराबर हो जाएगा। तो 4 6 10 यानी 10, इसलिए 10 से विभाजित किए हैं, तो ये हमारा डे जो होगा फिर निकल जाएगा 10 6 60, 6 दिन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। यानी 55 से छोटा कितना अभाज्य संख्या है, तो आप इसको लिख करके आराम से बना सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा कहां से शुरू होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। अभाज्य का मतलब होता है वैसे संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी 2 है, 1 और 2 दोनों से कटता है, अभाज्य है। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 23 25 27 नहीं होगा, 29 31 37 37 38 39 नहीं होगा, 40 41 42 43 44 43 44 45 46 47 51 52 53। यानी आप कितना सेकंड लगा, आराम से लिख लिए। अब लिख लिया, अब इसको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हमारा आंसर हो गया 16। इस तरह से आप इसको बना सकते थे इजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 138 में बेचने पर, देखिए अब अभी तक हम लोग 5 सेट का डिस्कस कर चुके हैं। 5 सेट डिस्कस करने पर बाद हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम बताए थे जब कोई वस्तु को बेचा जाता है तो पहला कंडीशन में अगर लाभ होता है, दूसरा कंडीशन में हानि होता है, तो उस कंडीशन में लाभ हानि को जोड़ करके जो अंतर होता है वही अंतर लिखा जाता है। जैसे अभी आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए, एक वस्तु को 138 में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा गया होगा। तो सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते थे, 8% हानि, यानी कोई वस्तु अगर आप 100 रुपए में खरीदे हैं, आपको 8% की हानि हो रहा है, यानी आप कितना में बेचे, 92 में बेचे हैं। तो 92% यानी 92 का जो वैल्यू दिया है 138 हुआ है। अगर हम सीपी 100 मानते हैं, उसको 8% का हानि हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा,
92 होगा। 92 यूनिट का वैल्यू 138 दिया हुआ है। तो हमारा अगर कह रहा है कि 4% लाभ कमाने के लिए, अगर वह 100 पर 4 लाभ कमाना होता है तो कितना में बेचता था, 104 में बेचता, यानी 104 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ है, तो 92 और गुणे 104। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 23 से 3 छके 18, 6 बार में ही कट जाएगा, 6×36, 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी 156 रुपए में उसको बेचना होगा। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यह ज्योमेट्रिक है, देखने में भले आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन इजी क्यों है, इसमें दो को फॉर्मूला आपको जानना चाहिए। अगर कोई सिंगल लाइन है, अगर यह कोण थीटा है तो यह 180 माइनस थीटा होता है, आपको जानना चाहिए। क्या कि किसी भी रेखीय रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये अगर इसमें देखें, यहाँ पे देखें रेड वाला पर, तो अगर यह 80 है तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर कॉलम चेंज करके देखें, अगर इस पर देखें, इस ब्लू वाला पर देखें, तो अगर इधर 65 है और टोटल 180 होता है तो 65, 75, 10, 80, 115 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये जो कोण होगा 115 हो जाएगा। यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो हमको इस कोण के मान पूछ रहा है। इस कोण को निकालने के लिए अगर हम इसका मान मालूम कर लें, अगर इस थीटा का मान मालूम कर लें, तो उसमें से 180 में से घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह क्या है, पंचभुज है। पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 540 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। ये आपको फॉर्मूला जानना चाहिए। तो n कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3, 18, 53, यानी 540। टोटल का योग 540 होना चाहिए, जिसमें से हमको कितना हो गया, 115, 115, 115 और 115, 230, 100, 330, 330 और 90, 420, 420 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 120 जो है, 120 इसका वैल्यू हो जाएगा। और जब इसका वैल्यू 120, तो हम आपको बताएं किसी भी सीधा रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो इधर हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल के मतलब आप सब कुछ समझते होइएगा। देखिए, वर्गमूल का मतलब रूट अंडर। तो देखिए, इसको अगर हम रूट कर देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। इसका मतलब होता है 19 और इसका मतलब होता है 32, तो 19/32। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे अगर भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उस कार्य की सहायता करते हैं। तो देखिए, इस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ठीक है, इसको आसान से बनाया जा सकता है। अविनाश है, भुवनेश है और चमन है। अविनाश, भुवनेश, चमन 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क हम देखें तो एलसीएम निकाल लिया जाता है, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल इसका एलसीएम 60 यूनिट होगा। यानी अविनाश 3 यूनिट पर डे काम करेगा, भुवनेश 2 यूनिट पर डे काम करेगा और चमन 1 यूनिट पर डे काम करेगा। अब कह रहे हैं कि अविनाश हरदम काम कर रहा है और भुवनेश और चमन तीसरा दिन उसका सहायता कर रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं, 3 दिन, यानी अविनाश 3 दिन काम किया होगा। 3 दिन अगर काम हुआ होगा तो 3 दिन में क्या हुआ होगा, 3 × 3, अविनाश 3 दिन काम किया होगा, लेकिन भुवनेश 1 दिन मैंने लास्ट दिन काम किया होगा और चमन भी उसी लास्ट दिन काम किया होगा। यानी यह दोनों 1-1 यूनिट काम किया होगा। तो 3 दिन का अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो 3 3 9, 9 3 12 यूनिट। 3 दिन का काम अगर 12 यूनिट है, 3 दिन में अगर 12 यूनिट काम हो रहा है, तब हमको 60 यूनिट काम करना है, यानी इसका 5 गुना काम करना होगा। तो इसका भी 5 गुना समय लगेगा, यानी हमारा 15 दिन समय लगेगा। आसानी से क्वेश्चन को बना लिए 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से और ज्यादा क्वेश्चन आएगा जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हो गया। तो देखिए, इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, हल आसानी से कर लिए हैं। वीडियो
लगभग लगभग हमको भी लग रहा है कि आज भी 45-50 मिनट प्लस से हो गया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा। यह वॉल्यूम आपके एग्जाम के लिए, ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आपके साथ योगदान देने वाला है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चनों पर आप पकड़ बनाने का प्रयास कीजिए, चाहे वह आप बुक को सॉल्व करके बनाइए या फिर इस वीडियो के माध्यम से आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते थे, टोटल जितना सोल्यूशन कराया गया इस तरह पीडीएफ, टोटल पीडीएफ लेना चाहते हैं सोल्यूशन के साथ, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप लिख करके भेजिएगा। मैं इस सेट का पीडीएफ चाहिए, पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।